नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो मासिक टेस्ट था उसका तीसरा टेस्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग क्या होती है ये हमने पहले टेस्ट में पढ़ा था कि आग क्या होती है। और आग के प्रकार, तो आग के प्रकार होते हैं 4, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी और वर्ग डी। 4 प्रकार की आग होती है। तो यहाँ पे दिया है कि विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत द्वारा लगी जो आग होती है वो होती है ग्रुप डी की आग। तो ग्रुप डी की आग को बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ए की आग को बुझाने के लिए। तो ग्रुप ए की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो होता है पानी, जल युक्त अग्निशामक यंत्र। और ग्रुप बी की आग को बुझाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो होता है फोम, ड्राई पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। तीनों ही प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र हैं उनका उपयोग करते हैं हम ग्रुप बी की आग बुझाने के लिए। और ग्रुप बी की आग कौन सी होती है? जो तेल संबंधी आग होती है, ग्रीस, गैसोलीन की वजह से जो आग लगती है वो होती है ग्रुप बी की आग। इसी प्रकार ग्रुप सी की आग को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। और ग्रुप सी की आग में कौन सी आग आती है? जो गैस और द्रवीय गैसों के कारण जो आग लगती है वो होती है ग्रुप सी की आग। और ग्रुप डी की आग धातु और विद्युत उपकरण वगैरह की वजह से जो आग लगती है उनको बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? CTC टाइप अग्निशामक यंत्र या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो हो जाएगा सही। विद्युत द्वारा लगी आग को हम काय से करेंगे? CTC टाइप अग्निशामक यंत्र से। ग्रुप ऑप्शन नंबर हमारा जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। पानी से भरी बाल्टी का उपयोग हम विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ टेप्स आर फाउंड इन इच साइज? तो टेप के साइज़ कितने होते हैं? हर साइज़ में टेप कितने होते हैं? तो हर साइज़ में टेप होते हैं 3। ठीक है, तीन टेप होते हैं। अब सबसे पहले टेप क्या होते हैं? तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको टेप, ये है टेप्स। टेप का उपयोग करते हैं हम जो अंदर, जैसे कि ये कोई धातु है उसके हमको जैसे नट बनाना है तो यहाँ पे हमको अंदर की तरफ अगर थ्रेड काटना है तो हम उपयोग करेंगे टेप्स का। और अगर कोई धातु जैसे बोल्ट बनाना है तो उसमें बोल्ट में बाहर की तरफ हमें थ्रेड काटना है तो हम उपयोग करेंगे डाई का। तो ये है टेप होल्डर और ये है डाई होल्डर। यहाँ डाई लगा दी जाती है और इसकी सहायता से हम किसी भी जो सिलेंड्रिकल पीस हो, जो बेलनाकार लोहे का कोई भी हो तो उसको हम उस पर जो है थ्रेड काट सकते हैं। और ये है टेप। इन टेप की सहायता से एक गोलाकार धातु का टुकड़ा लेके उसके अंदर ड्रिल करेंगे और उस ड्रिल के अंदर हम इसमें आसानी से जो है आटे काट सकते हैं। तो ये होता है टेप जो अंदर की तरफ आटे काटने में सहायता करता है। और जो ये होता है डाई जो बाहर की तरफ थ्रेड काटने या आटे बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट का प्रयोग से हटाया जाता है। ड्रिफ्ट क्या होता है? सबसे पहले तो समझ लें कि यहाँ पे ये होता है ड्रिफ्ट, ये इस टूल होता है। इस ड्रिफ्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ड्रिफ्ट का उपयोग ड्रिल मशीन में जो स्पिंडल होता है उससे ड्रिल चक को अलग करने के लिए किया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये ड्रिल चक है, इस ड्रिल चक को अलग कर रहे हैं। ये ड्रिल चक है, इस ड्रिल चक को स्पिंडल से अलग कर रहे हैं। ये ड्रिप लगा हुआ है और इस ड्रिप को यहाँ पर लगाकर यहाँ से हथौड़ी की सहायता से चोंट मारी जाती है जिससे ड्रिल चक जो है स्पिंडल से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर के धागों, ये धागों गलत है थोड़ा सा, थ्रेड मतलब जो आटे कटे होते हैं उनको बोलते हैं। तो बाहर के आटों जो चूड़ियाँ हैं उन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बाहर वाले, अभी मैंने बताया कि जो बाहर आटा अगर हमको निकालना है तो हम डाई का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें तो ड्रिल क्या होता है? ये होता है ड्रिल।
ड्रिल की बात हो रही है तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ड्रिल। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम ड्रिल बिट, ये है ड्रिल। और दूसरा ऑप्शन है हमारा रीमर। रीमर ये ऐसा होता है, रीमर ये नीचे से ऐसा दिखता है जबकि ड्रिल ऐसा दिखता है। तो रीमर का क्या उपयोग है, रीमर का उपयोग किसी भी होल के साइज़ को फिनिश करने के लिए काम में आता है। और ये है डाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, डाई, क्योंकि बाहर की थ्रेड हम काटने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग कर देंगे हम, डाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमर का प्रयोग कहाँ होता है। तो रीमर का प्रयोग छेद को बड़ा और फिनिश करने के लिए किया जाता है। जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि पतली शीट में छेद करने के लिए, गहरे छेद करने के लिए, खुरदुरा किनारा हटाने के लिए, बड़े छेद को बड़ा और फिनिश करने के लिए। तो छेद को बड़ा और फिनिश करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, रीमर का। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही हो जाएगा, सॉरी चौथा है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमर के किस भाग को मशीन को किसी मशीन या रिंच आदि से पकड़कर घुमाया जाता है। तो यहाँ रीमर के भाग हैं, ये है शैंक, है ना, ये है बॉडी, तो इस तरीके से, और ये इसके फ्लूट्स वगैरह है जहाँ से ये काटता है। तो यहाँ पर जो मशीन जो भाग पकड़ा जाता है मशीन के द्वारा या फिर होल्डर के द्वारा, तो वो होता है इसका शैंक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहला सही हो जाएगा, शैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है। फ्लक्स का मुख्य क्या कार्य, अब फ्लक्स क्या होता है, ये एक टाइप का चूर्ण होता है। जो चूर्ण आपने देखा होगा कि वेल्डिंग रॉड जो इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड पे के अंदर तो लोहा होता है, एक लोहे की रॉड होती है, लेकिन उसके आसपास कुछ पेस्ट चिपका दिया जाता है, वो होता है फ्लक्स। तो ये है चूर्ण, फ्लक्स। इस फ्लक्स का क्या कार्य है, तो फ्लक्स जो है वेल्डिंग में कहाँ कहाँ सहायता करता है, आर्क को स्थिर रखने में, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वेल्ड डिपॉजिट को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। तीसरा है अशुद्धता निकालने के लिए। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि फ्लक्स चारों ही कार्य करता है। वो जो है आर्क को स्थिर भी करता है, मतलब आर्क को इधर उधर नहीं निकलने देता, प्लस जो वेल्डिंग डिपॉजिट है उसका ऑक्सीडेशन से बचाता है। ऑक्सीडेशन से कैसे बचाता है कि वो एक तरीके की वेल्डिंग के समय उस पर परत बना देता है, जिससे ऑक्सीजन के साथ में जो धातु है, पिघली हुई धातु, वो क्रिया नहीं करती और उसमें अशुद्धियाँ नहीं, उसमें जो है जो दोष नहीं उत्पन्न होते। और तीसरी चीज़ है अशुद्धियाँ निकालना, उसमें अगर अशुद्धियाँ हैं तो उनको भी वो निकाल देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है। तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगर आपने रेजिस्टेंस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे फोटो में रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं, ये ऐसे आप जहाँ भी लगे हुए देखें तो ये इनका मतलब होता है कि ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज की इकाई क्या है। तो वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट। अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एक प्रकार का बल है जो धारा को प्रवाहित करने में जो हेल्प करता है एक सिरे से दूसरी सिरे की तरफ, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज की इकाई क्या हो जाएगी, वोल्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, वोल्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलिंग के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा डाई के तापमान बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो डाई के द्वारा जो मटेरियल बनाए जाते हैं, जो भी चीज़ें बनाई जाती है, तो उस डाई का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो उसमें किया जाता है ऑप्शन नंबर 3, पानी के चैनलों द्वारा ठंडा करना। पानी के चैनल द्वारा इनको ठंडा किया जाता है। अब ये ठंडा कैसे किया जाता है, ये देखिए आप, यहाँ पर डाई के द्वारा ये बनाया जा रहा है। जैसे ये है डाई के दोनों, ये पीस, ये फिक्स्ड डाई है आधी, और ये है मूवेबल डाई। यहाँ पर ये मूवेबल डाई है और ये फिक्स्ड डाई है। तो ये फिक्स होती है और यहाँ से जो हमारा पिघला हुआ मटेरियल यहाँ पे जा रहा है। पिघला हुआ मटेरियल कैसे जाएगा, जब हम इस प्लंजर को दबाएंगे तो ये पिघला हुआ मटेरियल यहाँ चला जाएगा और ये दोनों डाइयाँ आपस में जुड़ी हुई रहेगी और इनकी सहायता से यहाँ पे
ये इजेक्टर पिंस है और ये कैविटी यहाँ पे भर गई है गरम जो पिघला हुआ लोहा है। तो इससे हमारा जो भी वर्क पीस बनता है वो बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर ये बना है, इन दोनों डाई के बीच में हमने जब पिघला हुआ एल्यूमिनियम या पिघली हुई धातु भरी तो उसकी वजह से ये वाला पार्ट बन के आया, बन के बाहर निकला। तो ये जब बनाते हैं डाई से तो उस डाई को काय से ठंडा, किस विधि से ठंडा रखा जाता है ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा कि पानी के चैनलों द्वारा ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरोड़ ड्रिल बने होते हैं, जो ट्विस्ट ड्रिल काय के बने होते हैं? तो ट्विस्ट ड्रिल हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो ट्विस्ट ड्रिल है वो हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। अब ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है? इस प्रकार का जो ड्रिल बिट देखा होगा आपने वो होता है ट्विस्ट ड्रिल। इसके भागों के ऊपर भी कई बार ऑब्जेक्टिव आते हैं कि ट्विस्ट ड्रिल में जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया कि एक्स के द्वारा प्रदर्शित भाग का नाम क्या है, तो ये इस भाग को बोलते हैं शैंक, ये इसका भाग है नेक, और ये जो भाग है इसके ये इनको बोलते हैं फ्लूट्स, और यहाँ से लेके यहाँ के जो भाग है इसको बोलते हैं बॉडी। यहाँ पे ये कटिंग एज है ना। इस प्रकार से आपको ये लैंड है, यहाँ ये बॉडी क्लियरेंस है, ये जो है ये बॉडी क्लियरेंस है। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्विस्ट ड्रिल है उसके सभी भागों के नाम भी याद रखना है, ट्विस्ट ड्रिल कहाँ काम में आता है ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे ऑप्शन काय का बना होता है तो हाई स्पीड स्टील का बना होता है, और हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग करते समय कठिन सामग्री की तुलना में नरम सामग्री में काटने की गति होती है। तो जब ड्रिल करते हैं तो अगर नरम सामग्री है तो हमको स्पीड कैसी रखनी है? तो कठिन सामग्री की तुलना में नरम सामग्री में काटने की गति कैसी रहेगी? अधिक। नरम सामग्री में अधिक रहेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आप, जैसे स्टील के लिए दिया है कि इसमें 50 से 60 SFM स्पीड रखना है, और कास्ट आयरन के लिए 60 से 80 रखना है, अलॉय स्टील के लिए 65 से 180, हाई कार्बन स्टील के लिए 70 से 130। तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं हम, तो ये क्या है कि जो मटेरियल है वो सॉफ्ट होता जा रहा है। माइल्ड स्टील, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम और ब्रास, तो सबसे जो नरम है उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि अधिक स्पीड हमको रखना पड़ेगी। जितनी मुलायम धातु उतनी अधिक स्पीड। नेक्स्ट है, परिपथ में समान चार्ज के मध्य क्या होता है? तो समान चार्ज के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होता है। अगर दो प्लस आवेश हैं या माइनस आवेश हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा कि प्रतिकर्षण होगा, दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप सेट में किस टेप का निचला सिरा 20 डिग्री चेम्फर किया होता है? अब टेप क्या होता है? टेप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टेप होता है जो अंदरूनी आटे काटने में काम आता है, या अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए। जैसे कि नट के अंदर जो चूड़ियाँ होती है वो आंतरिक चूड़ियाँ होती है, और जो बोल्ट में चूड़ियाँ होती है वो बाहरी चूड़ियाँ होती है। तो नट में जो चूड़ियाँ काटने के लिए काम में आता है वो क्या होता है? टेप। तो टेप, यहाँ पे ये पूछा है कि कौन से टेप का जो है निचला सिरा 20 डिग्री चेम्फर किया हुआ रहता है, तो वो होता है यहाँ पर फिनिश टेप। फिनिश टेप का जो निचला सिरा है ये यहाँ पे ये फिनिश टेप है तीनों। इन फिनिश टेप का जो निचला सिरा है ये 20 डिग्री चेम्फर किया हुआ होता है। यहाँ पर ये है रफ टेप और फिनिश टेप। इंटरमीडिएट टेप ये होता है इंटरमीडिएट टेप। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट टेप है, ये प्लग टेप है, और ये टेपर टेप है। ये अलग अलग प्रकार है टेप्स के, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा फिनिश टेप सही, क्योंकि जो फिनिश टेप का ही निचला सिरा जो है 20 डिग्री पर चेम्पर किया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डर और भारी निर्माण इंजीनियरिंग प्रक्रमों के लिए प्रयोग किया जा रही रिवेट का प्रकार है। तो गार्डर और भारी निर्माण कार्य के लिए किस प्रकार के टेप जो रिवेट का उपयोग करेंगे हम? रिवेट के बारे में पिछले पेपर में हमने पढ़ा था कि रिवेट क्या होता है। फिर से बता देता हूँ, ये है रिवेट। रिवेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? सीट मेटल्स में दो सीटों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा कि स्नैप हेड रिवेट का उपयोग यहाँ पर हमारा किया जाता है। स्नैप हेड रिवेट का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिवेट्स के प्रकार भी है। ये है ड्राइव रिवेट, ये ब्लाइंड रिवेट, ये चेरी रिवेट, ये ट्यूबुलर रिवेट, ये सेल्फ पियर्सिंग रिवेट, ये स्प्लाइट रिवेट, सॉलिड रिवेट और फ्लैश रिवेट। यहाँ पर ये जो है ये है आपका स्नैप हेड रिवेट, ये है राउंड हेड रिवेट,
राउंड हेड या गोल शीर्ष रिवेट, और यहाँ पर जो ये है कॉनिकल हेड रिवेट, यहाँ पे ये है कॉनिकल हेड रिवेट। तो कॉनिकल हेड रिवेट और यहाँ पर ये है फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड मतलब, फ्लैट का मतलब होता है चपटा, तो जिसका हेड चपटा हो। कॉनिकल मतलब जैसे शंकु, जिसका हेड शंकु जैसा हो, जिसका हेड गोल हो, और जिसका हेड स्नैप, यानी स्नैप का मतलब होता है कि पूरे तरीके से गोल नहीं, इस तरीके से, और अगर पूरा अर्ध गोलाकार है तो वो हो जाएगा गोल हेड रिवेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीट मेटल में सर्कल व चाप लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शीट मेटल में सर्कल और चाप बनाने के लिए, सर्कल और चाप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो शीट मेटल में यहाँ पे ये नहीं बोला है कि बड़े व्यास का, अगर बड़े व्यास का सर्कल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ऐसा पूछते तो यहाँ पे हमारा ट्रेमल सही हो जाता है। यहाँ पे ये है डिवाइडर, ये है कंपास, ये है ट्रेमल। तो तीनों, ये डिवाइडर, ये कंपास और ये ट्रेमल। तो यहाँ पे ये वाला जो टूल है ये वाला जो उपकरण है ये है ट्रेमल। यहाँ पे ट्रेमल की स्पेलिंग गलत है, ट्रेमल। और यहाँ पे ये जो है ये कंपास मतलब आपका प्रकार, जिसमें आप पेंसिल लगा सकते हैं। और ये है डिवाइडर, जिसमें दो नुकीले मुंह होते हैं, वो होता है डिवाइडर। तो यहाँ पे तीनों ही का ही उपयोग हम शीट मेटल में सर्कल और चाप बनाने के लिए करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर पंच का पॉइंट निम्न कोण का होता है। तो सेंटर पंच का पॉइंट कितने कोण का होता है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस पंच के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले जो पेपर किया था उसमें सारे पंच के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे सेंटर पंच का आपको एंगल दिख रहा है 90 डिग्री, तो ये है 90 डिग्री सेंटर पंच का। इसी प्रकार डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री ये रहा, और प्रिक पंच का होता है 30 डिग्री। तो ये आपको पंच के एंगल को सभी को याद रखना है, इसके आधार पे हर साल क्वेश्चन आते हैं। और ये पंच के प्रकार है, होलो पंच, सॉलिड पंच, ड्रिफ्ट पंच, पिन पंच, लेटर पंच, ऑटोमेटिक पंच। इनके बारे में डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने पंच के सभी प्रकार के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही हो जाएगा, 90 डिग्री है ना। सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ है और दबाए गए पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा, मतलब यहाँ पे हम कौन सा जब हम बटन दबाएंगे हॉर्न का तो वो कौन सा हिस्सा है जो इस सर्किट को पूरा करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे होंगे कि इस बटन को दबाएंगे, हॉर्न को पुश करेंगे, तो ये ग्राउंड प्लेट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ग्राउंड प्लेट से, यानी कि अर्थिंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है चौथा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि यहाँ पे ग्राउंड प्लेट जो है वो इससे सर्किट को पूरा करेगी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे स्विच ऑन है, यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पे ये रिले लगी है, और यहाँ ये हॉर्न लगा है। तो ये हॉर्न भी जो है अर्थिंग से जुड़ा होता है, और एक स्विच अर्थिंग से जुड़ा होता है। जब हम इस स्विच को दबाएंगे तो ये सर्किट पूरा कौन करेगा? ग्राउंड प्लेट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, ग्राउंड प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग फोल्डर की शैंक सीधी या होती है। तो जो फ्लोटिंग फोल्डर है ये होता है रिमर होल्डर। क्या होता है? रिमर होल्डर या फ्लोटिंग होल्डर। फ्लोटिंग होल्डर ये गलत है, यहाँ पे फोल्डर नहीं होगा, होल्डर होगा। तो फ्लोटिंग होल्डर क्या होता है? रिमर होल्डर होता है। यहाँ पे ये देखिए आप, रिमर लगा हुआ है। तो इसके शैंक के बारे में पूछा, एक शैंक ये है और इसका शैंक ये है। तो यहाँ पे पूछा है कि एक शैंक तो स्ट्रेट होता ही है, दूसरा शैंक कैसा होता है? तो दूसरा शैंक इसका टेपर होता है, ये टेपर शैंक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, टेपर शैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट मेटल कार्य में कितने प्रकार के औजार प्रयुक्त होते हैं। तो शीट मेटल कार्य में हम कितने प्रकार के औजारों का उपयोग करते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 8, 15, 20 और 18। तो यहाँ पे 18 प्रकार के जो टूल्स हैं हम इसमें उपयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा कि 18 प्रकार के। लेकिन 18 प्रकार के कौन कौन से? जैसे स्टील रूल मापने के लिए, वायर गेज शीट की मोटाई मापने के लिए, स्क्राइबर सर्कल या चाप काटने के लिए, मार्किंग करने के लिए, डिवाइडर सर्कल या चाप काटने के लिए, ट्रेमल सर्कल बनाने के लिए, चीज़ल काटने के लिए, फाइल घिसने के लिए, स्नाइप काटने के लिए। स्नाइप दो प्रकार की पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, स्ट्रेट स्नाइप और बेंट स्नाइप। मैलेट ठोकने के लिए, हैमर भी ठोकने के लिए, पंच
जो मार्किंग करने के लिए या होल करने के लिए। ब्लो लैंप काहे के लिए यूज़ करेंगे, जब हम शीट मेटल की सोल्डरिंग करेंगे तो उस समय हमको उसके ब्लो लैंप की आवश्यकता होगी। ग्रूवर, शीट मेटल पे ग्रू बनाने के लिए। स्टेक जिस पे रख के हमको शीट मेटल को ठोकना पीटना रहेगा। लीवर शेयर से उसको मोड़ना। सर्कल कटिंग मशीन, अगर कोई सर्कल काटना हो बड़ा तो सर्कल कटिंग मशीन से काटेंगे। फॉर्मिंग मशीन से हम उस पे जो उसको अलग अलग फॉर्मेट में मोड़ सकते हैं, जैसे कि सिलेंड्रिकल, अगर हमको मोड़ना है शीट को तो सिलेंड्रिकल मोड़ सकते हैं। और बेंडिंग मशीन, जिससे हम उसको बेंड कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम 18 प्रकार के यहाँ पे टूल्स का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये हो गया आपका तीसरे टेस्ट का पेपर। तो आप अच्छे से तैयारी करें और नेक्स्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को देखें और इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।